हेलो, जय हिंद एवरीवन। मैं विकास तंवर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी आपकी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। अगर आप एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, जहां पे आपकी हर एक चीज़ जो है वो क्लियर कराई जाएगी। अब ये जो सीरीज हमने स्टार्ट करी है प्रथम कदम, इससे काफ़ी स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा और हुआ भी है। जैसा कि मेरा मानना है, आपके अगर अच्छे स्कोर आने की संभावना है तो वो एक ही तरीका है, पहले आप उस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझें, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के अलावा बन सकते हैं वो सारे अगर आप करके जाते हैं तो डेफिनेटली आप क्रैक कर लेंगे इस बार। और आपके साथ हूं मैं इस बार, आपका जो एग्जाम है वो हम मिलके क्रैक करेंगे। तो हमारी जो स्ट्रेटजी रहेगी वो इसी प्रकार रहेगी, टॉपिक करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपके लिए क्वेश्चन है कि क्लास की जो लेंथ है, यानी कितनी मिनट की क्लासेस आपके लिए होनी चाहिए ऑन एन एवरेज। मेरा मानना ये है क्लास जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा कम रहे, 20, 25 या 30 मिनट तक, ताकि हम उस क्लास को अगर स्टार्ट करते हैं तो कंप्लीट तक देख लें। और सीधी सी बात ये है भाई, सिलेक्शन चाहिए तो कंप्लीट क्लास अटेंड करनी पड़ेंगी आपको, तभी जाके सारी चीज़ें हो पाएंगी। अगर आप स्किप करना स्टार्ट कर देंगे तो वहाँ पे आपको परेशानी होगी एग्जाम के अंदर जब आप बैठोगे क्वेश्चंस को सोल्व करने में। तो अब बिना कोई वेस्ट किए टाइम हम स्टार्ट करते हैं। और साथ में इस क्लास की जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम पे जाओगे तो आप एक नाम सर्च करना, और वो नाम क्या है, जो चैनल का नाम है एग्जाम टॉक्स। तो डेफिनेटली आपको वहां पे ये जो पीडीएफ है ये मिल जाएगी। पीडीएफ मैं तभी डालूंगा जब आपका पूरा टॉपिक हो चुका होगा। उस पीडीएफ के अंदर आपको नोट्स मिलेंगे, साथ में आपको क्वेश्चंस जो हैं जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ वो भी मिलेंगे विद आंसर कि किसका क्या आंसर होगा। तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। टेलीग्राम बाई एग्जाम टॉक्स, व्हाट्सएप एग्जाम, इंस्टाग्राम विकास तंवर 04। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को बिना वेस्टेज ऑफ टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक हम बात कर रहे थे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, सर आपने तो इसी टॉपिक पे 9 क्लास 10 क्लास बना दी। ठीक है भाई, वो जो क्लासेस बनाई गई हैं कोई 15 मिनट की है, कोई 12 मिनट की है, कोई 18 मिनट की है। और इसके अंदर मैं ये नहीं कर रहा औरों की तरह कि भाई मेरे को कोर्सेज सेल करने हैं। मेरा मकसद सीधा सा है, टॉपिक क्लियर होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन उस टॉपिक से आए डेफिनेटली हम उसको सोल्व कर सकें। अदरवाइज मैं भी करा सकता हूं ऊपर से फॉर्मेलिटी, पर मैं यहाँ पे फॉर्मेलिटी करने के लिए नहीं आया और ना ही मैंने फॉर्मेलिटी के लिए क्लास स्टार्ट करी है। जितनी भी क्लास लेंगे पूरी मेहनत के साथ उन क्लासेस को तैयार करेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें पता है कि हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि किस तरीके से भारतीय संविधान का इतिहास रहा है, क्या उसके बनने की प्रक्रिया रही है, क्या भारत का जो संविधान अब है उससे पहले भी कोई संविधान था या कानून थे, तो डेफिनेटली थे। और उन्हीं कानूनों से बहुत सारी चीज़ें हमने ऐड करी हैं। 1892 का जो एक्ट था, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892, वो हमने डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो वो जाके देखें। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो 1909 के अंदर एक एक्ट पास किया गया, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। और ये एक्ट जो है अब आगे आने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो भी आया है। अब जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 है उसी को एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। अब मोर्ले मिंटो क्यों कहा जाता है भाई, तो 1909 का जो एक्ट था इसको मोर्ले मिंटो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये कानून पास किया गया था उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो था लॉर्ड मोर्ले, और जो वॉइसरॉय था वो था आपका, यार बंद होगी क्या, एक सेकेंड, चल क्यों नहीं रही आप, हाँ चल गई भाई, ठीक है एक सेकेंड रुको यार, पेंसिल नहीं चल रही, अब चलेगी शायद। यार ये गिर गई थी और उसके बाद में भी शायद कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ अब चल चुकी है। तो दोबारा बताता हूँ, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 है, उसका एक और नाम है जिसको हम कहते हैं मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। मोर्ले मिंटो क्यों कहते हैं, क्योंकि जो मोर्ले है
वो तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और लॉर्ड मिंटो जो है वो वॉइसरॉय था उस समय। तो इन्हीं के नाम पे इस एक्ट को भी जाना जाता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। आई थिंक फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि कौन से एक्ट को मोर्ले मिंटो कहा जाता है। तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 को मोर्ले मिंटो कहा जाता है। अब 1892 में हमने बात करी थी कि जो आपकी काउंसिल के अंदर इंडियंस थे उनके पास ये अधिकार था कि वो कुछ क्वेश्चंस जो हैं या बजट के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। पर यहाँ पे जो 1909 का एक्ट आया उसमें इन्होंने कहा कि जो इंडियन मेंबर्स हैं काउंसिल के अंदर, चाहे वो लेजिस्लेटिव के अंदर हो चाहे आपका वॉइसरॉय की काउंसिल के अंदर हो, प्रोविंसेस में या फिर सेंटर में, दोनों के अंदर उनके पास ये पावर आई कि वो रेजोल्यूशन यानी प्रस्ताव पास कर सकते हैं कितना पैसा किस चीज पे खर्च किया जाना चाहिए। ये अब थोड़ा बहुत जो है वो इंडियन सलाह दे सकते हैं ब्रिटिशर्स को। ये बात उन्होंने मानी कब? 1909 के एक्ट के अंदर ब्रिटिशर्स ने। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई यहाँ पे आ जाता है आपका ये, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां से बना है। अब क्या क्वेश्चन है कि कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग आपकी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दी गई मुसलमानों को। तो अब 1909 से पहले क्या था कि इंडियंस जो हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम सिख जैन पारसी किसी भी रिलीजन का, वो सारे के सारे मिलके इलेक्शन लड़ सकते हैं। कोई सीटें रिजर्व नहीं है, किसी के लिए ये नहीं किया गया कि सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम को वोट करेगा, हिंदू हिंदू को, सिख सिख को। पर यहाँ पे सबसे पहली बार कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यानी धर्म के आधार पे बांट दिया गया लोगों को कि जो मुसलमान हैं वो अब सिर्फ मुसलमान को ही वोट कर सकते हैं, बाकी किसी को वोट नहीं कर सकते। तो यानी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो लेके आए मुस्लिम्स के लिए। अब ये जो वर्ड है कि 1909 में किसके लिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आई, तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के लिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हमें 1909 के अंदर देखने को मिलेगी। अब देखो वॉइसरॉय कौन था? लॉर्ड मिंटो था। तो जो लॉर्ड मिंटो है उसको ही फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहते हैं, क्योंकि इसी ने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो भारत के अंदर इंट्रोड्यूस करी थी। फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कौन है भाई? लॉर्ड मिंटो, क्योंकि इस समय यही भारत का वॉइसरॉय था और इसी ने इस चीज को मान्यता दी कि अब से मुसलमान जो हैं वो सिर्फ मुसलमान को ही वोट करेंगे, बाकी किसी को वोट नहीं कर सकते। ये सारी चीजें इसने यहाँ पे कह दी थी, किसने? लॉर्ड मिंटो ने। तो इसको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ भारत के अंदर कि जो इंडियंस हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल और साथ में गवर्नर्स की भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या है ये मैं आपको बताऊंगा नीचे, ठीक है। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है लेजिस्लेटिव, क्या हो गया, हाँ, एक होगा लेजिस्लेटिव, एक होगा एग्जीक्यूटिव और एक होता है जुडिशरी, ठीक है। अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इनका काम क्या है? इनका काम है भाई कानून बनाने का, लॉ मेकिंग का, ठीक है। यानी जितने भी आज के टाइम में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो सारे के सारे क्या हैं भाई? वो सारे के सारे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य होते हैं। एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं? जो कानून को लागू करते हैं वो आते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। और जुडिशरी का काम होता है कि जो कानून बनाए गए हैं और जो कानून लागू किए गए हैं क्या वो न्यायालय के अकॉर्डिंग है, या फिर आप कह सकते हो क्या वो कानून के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू लॉ है। अगर अकॉर्डिंग टू लॉ है तो वो कानून चलते रहेंगे, अगर नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉ तो उन कानूनों को जुडिशरी रद्द करने का अधिकार रखती है। तो यहाँ पे जो इंडियंस हैं वो पहले तो थे सिर्फ लॉ मेकिंग के अंदर, अब उनका पार्टिसिपेशन हो चुका है कानून बनाने के अंदर भी। यानी अब इंडियंस जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे भारत के अंदर जो कानून बनेंगे उनके अंदर। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा कि जो इंडियंस हैं उनको वॉइसरॉय की और गवर्नर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कब ऐड किया गया? वो ऐड किया गया भाई आपका 1909 के अंदर। अब अगर हम बात करें कि ज्वाइन करी है तो कोई पहला बंदा भी तो होगा ना इंडियन। तो फर्स्ट इंडियन जिसने वॉइसरॉय की आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था वॉइसरॉय की, तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्या नाम था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये फर्स्ट इंडियन थे, ठीक है। क्या थे? फर्स्ट इंडियन थे जिसने क्या किया? इंडियन हु ज्वाइंस
वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसने वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया। हु ज्वाइन वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। अब अगर एग्जीक्यूटिव ज्वाइन की है तो यानी कोई मंत्री पद मिला होगा, तो इसको बनाया गया लॉ मिनिस्ट्री, यानी जो कानून मंत्री है इसको संभल बना दिया गया ताकि ये भारत के अंदर कानून व्यवस्था संभाल सके। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, तो हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट इंडियन जिसने वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था, ठीक है। इस चीज का ध्यान में रखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है भाई, इसमें सिर्फ और सिर्फ इतने ही पॉइंट्स हैं। अब अगर आगे बात करें तो 1909 के अंदर देखो कानून आया, और कानून के अंदर वो क्या कर रहे हैं, इंडियंस को पार्टिसिपेट करा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडियंस उनके साथ हो सकें, और अगर कुछ गलत होता है तो वो रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकें इंडियंस को कि तुम्हारे बंदे भी तो शामिल हैं हमारे कानून बनाने में, इनको भी तो करना चाहिए था ना कुछ, ये भी सुधार कर सकते थे। पर अब इंडियंस आ चुके हैं और इंडियंस ही रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर कुछ होंगे तो, कुछ गलत होता है तो इंडियंस को इन्होंने पार्टिसिपेट कराना स्टार्ट किया। ऊपर से ये भी चीज़ थी कि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत के अंदर कुछ क्रांति हो, अंग्रेज चाहते थे भारत के अंदर शांति बनी रहे और जो इंडियंस हैं वो आराम से उनको रूल करने दे भारत के अंदर। ये सारी चीज़ें अंग्रेज चाहते थे, इसी करके वो कानून पास करते रहे। टाइम टू टाइम इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन जो है, प्रतिनिधित्वता जो है वो देते रहेंगे टाइम टू टाइम। यानी अब इंडियंस जो हैं वो पहले सिर्फ बजट पे भी डिस्कस नहीं कर सकते थे, अब बजट पे डिस्कस भी कर सकते हैं, रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। पहले सिर्फ वॉइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे, अब एग्जीक्यूटिव में भी आ चुके हैं। तो ऐसे ही पावर्स जो हैं वो बढ़ाते गए वो इंडियंस की अकॉर्डिंग टू देयर टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम देयर के आ गया यार। अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 1919 में एक और कानून पास किया अंग्रेजों ने ताकि भारत के अंदर थोड़े बहुत जो रिफॉर्म है या सुधार हैं वो और किए जा सकें। और जो 1919 में कानून पास किया गया उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या फिर इसी का दूसरा नाम है मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। मॉन्टेग्यू सेम बात है भाई, सेक्रेटरी था, और आपका क्लेम्सफोर्ड क्या था, ये था आपका भारत का वॉइसरॉय। तो इनके नाम पे भी इस कानून को जाना जाता है। और ये भी आपका क्या है, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपका पहले एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है। कौन से एग्जाम में पूछा गया है, ये एनडीए में। कई बार ऐसे क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में देते हैं कि आप बताएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को क्या कहा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 को क्या कहा जाता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को क्या कहा जाता है। तो इस तरीके से वो क्वेश्चंस जो हैं वो पूछने की कोशिश आपसे करते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसका दूसरा नाम है मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919। अब सेकंड जो बात इसमें इन्होंने कही 1919 के जो एक्ट के अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, सेपरेट कर दिया सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट। यानी केंद्र सरकार जो कानून बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कानून बनाएगी वो मुद्दे अलग कर दिए, और जो आपकी प्रोविंशियल यानी आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जो कानून बनाएंगी उन मुद्दों को, उन चीज़ों को इन्होंने अलग कर दिया ताकि दोनों की जो पावर है वो एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो। अलग अलग इन्होंने पावर जो है वो रख दी, सेंटर की अलग रख दी, स्टेट की अलग रख दी ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा अगर इन्होंने देखो पावर डिवाइड करी है तो इन्होंने क्या कर दिया, प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट्स हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखो सेंटर पे तो उनका पूरा अधिकार है ही, अब वो चाहते हैं कि थोड़ी बहुत जो पकड़ है वो इनकी यहाँ पे भी रहे, प्रोविंसेस में भी। तो इन्होंने जो प्रोविंसेस के अंदर कानून बनते थे उनको दो पार्ट्स में बांट दिया, एक तो ट्रांसफर में और दूसरा रिजर्व में। अब ट्रांसफर रिजर्व का मतलब क्या है, ट्रांसफर सब्जेक्ट आपके वो सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर गवर्नर डिसीजन लेगा, ठीक है, और वो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल होगा काउंसिल के लिए। यानी जो राज्य के अंदर काउंसिल है उसको जवाब देना पड़ेगा कि गवर्नर ने अगर कोई चीज़ करी है तो ऐसी क्यों करी है। अगर रिजर्व सब्जेक्ट की बात करें तो यानी जो गवर्नर है अगर वो कोई रिजर्व सब्जेक्ट के ऊपर डिसीजन लेता है तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। किसको रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को। यानी अपनी मन मर्जी से कुछ चीज़ों के ऊपर अगर गवर्नर डिसीजन लेता है तो वो रिजर्व सब्जेक्ट के ऊपर, जो रिजर्व सब्जेक्ट जो है उनके ऊपर डिसीजन ले सकता है और वहां पे गवर्नर को कोई भी जवाब नहीं देना पड़ेगा। गवर्नर
नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को जवाब नहीं देने की जरूरत अगर वो रिजर्व सब्जेक्ट्स के अंदर कोई काम करता है तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब यही जो चीज़ है, देखो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे चीज़ों को बांट दिया गया है, ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट। यही जो चीज़ है इसको ही हम कहेंगे डायरकी, यानी ड्यूअल रूल सिस्टम। यानी ड्यूअल रूल है, एक जगह तो गवर्नर कर रहा है और दूसरी जगह गवर्नर तो कर रहा है पर वो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। तो आपका ये जो क्वेश्चन है ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्या है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि व्हेन वाज डायरकी इंट्रोड्यूस इन प्रोविंसेस। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि 1919 का जो एक्ट आया था उसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने डायरकी को इंट्रोड्यूस किया प्रोविंसेस के अंदर। प्रोविंसेस का मतलब क्या है भाई, प्रोविंसेस का मतलब है राज्यों के अंदर, यानी राज्य के अंदर गवर्नर भी काम करेगा और वॉइसरॉय भी। जो रिजर्व सब्जेक्ट थे ना गवर्नर के, उनके ऊपर फाइनल डिसीजन की जो अथॉरिटी है वो वॉइसरॉय के पास थी। तो यानी डायरकी जो वो इंट्रोड्यूस है, यानी ड्यूअल रूल सिस्टम जो है वो प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किया गया 1919 में। अब ये चीज तो आएगी। अब यहाँ पे ये बायकैमरलिज्म भी लेके आते हैं। बायकैमरलिज्म का मतलब क्या है भाई, अपर हाउस और लोअर हाउस, यानी द्विसदन, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, अपर और लोअर हाउस हम यहाँ पे जान सकते हैं। ये जो 1919 में बायकैमरलिज्म आई है ना, ये आई है प्रोविंसेस के अंदर, राज्यों के अंदर, क्योंकि डायरकी राज्यों के अंदर है तो हम जान सकते हैं कि आपकी बायकैमरलिज्म भी, सॉरी ये आई है सेंटर के अंदर 1935, आगे आएगी वो तो 1935 में। ठीक है, तो बायकैमरलिज्म ये क्या करते हैं भाई, लेके आते हैं कहाँ पे, सेंटर के अंदर। यहाँ पे क्या करेंगे, दो हाउस बनाएंगे, एक होगा अपर हाउस, एक होगा लोअर हाउस, यानी एक होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक होगा लेजिस्लेटिव असेंबली। इस तरीके से इन्होंने डिवाइड कर दिया, जैसे कि आज के टाइम में राज्यसभा और लोकसभा हैं, ऐसे ही पहले ये दो कानून आपके, सॉरी दो हाउसेस जो हैं वो आपके इन्होंने इंट्रोड्यूस किए। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट क्या हुआ आपका, भारत के अंदर पहले इलेक्शंस तो होते थे 1892 से इन्होंने इलेक्शन स्टार्ट कर दिए, पर हमने 1892 में कहा था कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस हैं, कुछ ही लोग क्या करेंगे, वोट डालेंगे। पर भारत के अंदर पहली बार हमें डायरेक्ट इलेक्शंस जो हैं वो देखने को मिले, जिसके अंदर भारत के लोग पार्टिसिपेट करेंगे। पर भारत का हर एक व्यक्ति पार्टिसिपेट नहीं करेगा, भारत का वही व्यक्ति पार्टिसिपेट करेगा जो अंग्रेजों को टैक्स पे करता है, जो एजुकेटेड है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो, क्या बता रहे थे ना, एक घूंट पानी पी लेते हैं यार, गले में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब मैं ये कह रहा था कि भाई डायरेक्ट इलेक्शंस हैं, जैसे जो आदमी टैक्स पे करेगा, ठीक है, या फिर जो आदमी अंग्रेजों के लिए क्या बोलते हैं यार, टैक्स पे करेगा। इसके अलावा हम 2-3 चीजें लिखी थी इन्होंने, प्रॉपर्टी कितनी है उस बंदे के पास, एजुकेटेड है या नहीं है, ये सारी चीजें जो हैं ये देखी जाती थी और उसी बेसिस पे वोट डालने का अधिकार जो है दिया जाता था। नेक्स्ट अगर बात करें यानी ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हमने 1909 में देखा था कि मुसलमानों के लिए या मुस्लिम्स के लिए उन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन या फिर सेपरेट इलेक्टोरेट जो हैं वो दिए, सेपरेट इलेक्टोरेट दिए मुसलमानों के लिए। पर 1919 में इन्होंने क्या किया, मुसलमानों के अलावा भी अलग अलग वोट डालने का अधिकार दिया। यानी अब जो सिख हैं वो सिर्फ सिख व्यक्ति को वोट कर सकता है, जो इंडियन क्रिश्चियन है वो सिर्फ इंडियन क्रिश्चियंस को, जो एंग्लो इंडियंस हैं वो सिर्फ एंग्लो इंडियंस को, और जो यूरोपियंस हैं वो सिर्फ यूरोपियंस को वोट करेंगे। यानी यहाँ पे ये इंडियन सोसाइटी जो है उसको डिवाइड करने का काम इन्होंने किया। और यहीं से हम देख सकते हैं डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है वो हमें ब्रिटिशर्स के द्वारा स्टार्ट होने को मिलेगी। ठीक है, 1905 से है, पर यहाँ पे जाके उन्होंने और ज़्यादा जो है सोसाइटी को डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो अब एंग्लो इंडियन क्या होता है, बहुत सारे होंगे स्टूडेंट जिनका ये क्वेश्चन होगा, सर ये एंग्लो इंडियन क्या है। तो भाई एंग्लो इंडियन का मतलब होता है जिसके फादर जो हैं वो तो हों यूरोपियन
फादर कहाँ के हों, यूरोप के हों, और जो मदर है वो आपकी इंडियन हो। अगर उनके बच्चा हुआ है तो वो कहलाएगा एंग्लो इंडियन। ठीक है भाई, इतनी चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ पे आपका ये जो एक्ट है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने कर लिए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे एक नया ऑफिस बनाया गया। कौन सा? जैसे हमें पता है वॉइसरॉय का ऑफिस बनाया गया कब? 1858 में। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कब बनाया गया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का भी बनाया गया 1858 में। अगर आपसे पूछ ले न्यू ऑफिस फॉर हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन, ये बनाया गया 1919 में। यानी आज के समय में जो राजदूत जिनको हम बोलते हैं, एक टाइप से जो राजदूत या एम्बेसडर का जो ऑफिस है इंडिया के लिए, ठीक है, कि इंडियन एम्बेसडर होना चाहिए यूके के अंदर और यूके का होना चाहिए इंडिया में, ये ऑफिस बनाया गया 1919 में। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपके लिए हो जाते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट है भाई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, सिविल सर्विसेज हो, ये सारे कौन एग्जाम कंडक्ट कराता है? ये कराता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल 315 से लेके आर्टिकल 323 तक। ठीक है, ये है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि भारत के संविधान में मेंशन है। तो कहीं ना कहीं इसकी जो शुरुआत है वो भारत के अंदर हो चुकी है 1919 में। इन्होंने क्या किया? 1919 के अंदर एक कमीशन की स्थापना करी जिसको हम बोलते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन, और यही पब्लिक सर्विस कमीशन जो है आगे जाके बन जाएगा सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, क्या बन जाएगा? सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। और ये बना कब? 1926 के अंदर इस सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को बना दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं हमारी जो यूपीएससी है उसकी नींव रख दी गई है 1919 के एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इन्होंने यहाँ पे बताया कि जो देखो हमने यहाँ पे गवर्नर कुछ बिल पास कर सकता है जो रिजर्व है, गवर्नर कुछ बिल पास कर सकता है जो रिजर्व नहीं है, अनरिजर्व है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम डायरकी देख रहे हैं यानी ड्यूअल रूल सिस्टम, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग रूल करेगी और स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट अलग रूल करेंगी। तो यहाँ पे जो प्रोविंशियल बजट है और जो सेंट्रल बजट है उनको भी सेपरेट जो है वो कर दिया गया था इस एक्ट के अकॉर्डिंग, 1919 के एक्ट के अकॉर्डिंग। तो इस चीज़ को आप क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। अब भाई सभी को पता है क्वेश्चंस करते हैं हम, जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद क्या करते हैं? क्वेश्चंस। तो अब ये क्वेश्चन जो है ये आपकी स्क्रीन के सामने है और इन क्वेश्चंस का जवाब बिल्कुल कंपलसरी है आपके लिए देना। कमेंट सेक्शन अपना ओपन कर लें और जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूं अगर आपको आता है तो उसका कमेंट में जवाब जल्दी से जल्दी आप मुझे दें। ठीक है, अब करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 है उसको और किस नाम से जाना जाता है। अगर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 है उसकी मैं बात करूं तो उसको जाना जाता है मोरले मिंटो एक्ट 1909 नाम से। ये जो है मोंटेग्यू, ये किस एक्ट को जानते हैं? ये 1919 में आया था। ठीक है, ये 1784 में आया था। ये नन ऑफ दिस ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मोरले मिंटो जो है उसी को कहते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में कहा है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज लॉ मेंबर। पहला कौन है वो भारतीय जिसने वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया? तो भाई वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन करने वाला पहला भारतीय जो है वो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और इसने वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया एज ए लॉ मेंबर इन 1909। तो 1909 के एक्ट के अकॉर्डिंग ये काम आपका हुआ था। अब बढ़ते हैं मेरे भाइयों थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हु वॉज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसे कहा जाता है? जिसने मुसलमानों के लिए सेपरेट कम्युनल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट किया 1909 में, और वो था भारत का वॉइसरॉय। और भारत का वॉइसरॉय उस समय जो था वो कौन था? वो था लॉर्ड मिंटो। कौन था? लॉर्ड मिंटो जो है वो उस समय भारत का वॉइसरॉय था। ये कौन है? ये आपका फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। ये वॉइसरॉय है ड्यूरिंग आपका
58 में पहला वॉइसरॉय यही बना था और लॉर्ड कर्जन 1905 के टाइम में था। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। व्हेन वॉज कम्युनल रिप्रेजेंटेशन गिवन टू मुस्लिम्स? मुसलमानों को कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कब दी गई? तो मुसलमानों को कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो दी थी 1909 के अंदर। तो 1909 जो है वो बिल्कुल सही रहेगा इसका आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो बायकैमरलिज्म है वो आपकी इंट्रोड्यूस करी गई थी सेंटर के अंदर। सेंटर की पूछ रहा हूं मैं, स्टेट्स की नहीं। तो सेंटर के अंदर जो बायकैमरलिज्म है वो इंट्रोड्यूस करी गई थी 1919 के अंदर। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि 1919 में सेंटर के अंदर करी गई थी और प्रोविंसेस के अंदर 1935 में करी गई थी। अब आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो सिक्स्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने मैंने रख दिया है और क्वेश्चन ये है, व्हेन वाज डायरेक्ट इलेक्शन स्टार्टेड? अगर मैं डायरेक्ट इलेक्शन स्टार्टेड की बात करूं तो ये आपके कब हुए थे? तो ये हुए थे 1919 के अंदर। अगर मैं बात करूं व्हेन वाज इनडायरेक्ट इलेक्शंस, तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस तो ये स्टार्ट हुए 1892 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। 1919 में आपके डायरेक्ट इलेक्शन भारत में स्टार्ट कर दिए गए थे और भारत की कुछ जनसंख्या थी जिनको वोटिंग राइट्स जो हैं वो भी दिए गए। वोटिंग राइट्स क्या करे गए भाई? दिए गए। जो लोग आपका टैक्स पे करते थे, जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, जो एजुकेटेड थे, उन लोगों को। टेलीग्राम आपके सामने है, एग्जाम टॉक्स, व्हाट्सएप भी, और इंस्टा विकास तंवर 04 करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इन 1919 कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंड्स फॉर। 1909 में तो देखो मुसलमानों को दी गई थी, तो 1919 में किस किस को मिली? तो मैंने बताया था सिख, बिल्कुल सही है, सिखों को दी गई। उसके अलावा मैंने बताया था इंडियन क्रिश्चियंस, ये भी बिल्कुल सही है। मैंने एंग्लो इंडियन और यूरोपियन भी कहा था। तो यानी ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों ही ठीक हैं। तो अगर तीनों ठीक है तो हम क्या कर देंगे, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो इन 1919 एक ऑफिस क्रिएट किया गया, तो उस ऑफिस का नाम क्या है? तो उस ऑफिस का नाम मेरे भाइयों है क्या? हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब रहेगा। अब रीजन क्या है? देखो, ये जो वॉइसरॉय का पद है ये क्रिएट किया गया 1858 में, और सेक्रेटरी का पद भी 1858 में क्रिएट किया गया। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसका पद 1833 में, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उसका पद 1773 में क्रिएट किया गया। तो आई थिंक यहां से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। When was डायरकी इंट्रोड्यूस इन प्रोविंसेस? राज्यों के अंदर डायरकी कब स्टार्ट करी गई? तो राज्यों के अंदर डायरकी स्टार्ट करी गई 1919 में। अगर मैं बात करूं सेंटर के अंदर, तो सेंटर के अंदर स्टार्ट करी गई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कब दी गई? तो 1935 में। अब आते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो 1919 का जो एक्ट है उसको जाना जाता है मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919। तो ये तो हो गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। पर और भी ऑप्शन है भाई। तो ये मोर्ले मिंटो कौन है? ये 1909 के अंदर जो कानून पास हुआ था उसको जानते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पास हुआ था और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पास हुआ था। अब बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पे मैंने रख दिया है। अकॉर्डिंग टू विच एक्ट सेपरेट द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट? सेंटर और जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग बांटे गए? तो मैंने आपको बताया था कि भाई आपका जो डायरकी है उसमें सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया था, और ये आई थी 1919 के अंदर। तो अब आप देख लो कौन सा आंसर होगा। तो मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है इसी को कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं नेक्स्ट पे, 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि आप बताएंगे व्हेन वाज सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश। अगर मैं सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करूं और 1919 में आपको ऑप्शन में दूं तो आप करके आएंगे इसको ठीक है, पर मैंने ऐसा कुछ दिया नहीं है। एक मिनट, इसको रफ करते हैं यार। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ दिया नहीं है 1919। तो हम क्या करेंगे, जब इसकी स्थापना हुई उसी साल का नाम लेंगे ना।
तो हम नाम लेंगे किस चीज़ का भाई, 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना करी गई थी भारत के अंदर। आई होप आपको यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम जो है मेरे ख्याल से नहीं हुई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहीं समाप्त होता है। 12 ही क्वेश्चन इस टॉपिक से बन पाए मेरे से। अगर आपको लगता है क्वेश्चन इस टॉपिक से मैंने कम बनाए हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक जरूर किया करें, उससे मोटिवेशन मिलता है और प्रथम कदम आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं, ठीक है। तो डेफिनेटली हम हमारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। घर में सिस्टर आई हुई थी जिसकी वजह से हमारा जो सिलेबस है वो थोड़ा सा कम हो पाया, पर अब हम पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को या इस सिलेबस को जल्द ही आपके सामने फारिग कर देंगे या कंप्लीट कर देंगे, जिसके बाद आप इजीली क्वेश्चंस लगा सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं मॉक टेस्ट में। अब मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर करोगे तो क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा तो भाई क्या होगा, आप एग्जाम क्लियर कर लोगे। अब बात ये है भाई मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट के बारे में बता देता हूँ मैं आपको, 1 मिनट रुको, कोई जगह मिलने दो। हाँ मेरे भाइयों, मॉक टेस्ट, अगर आपको एनडीए के फ्री मॉक टेस्ट चाहिए, ठीक है, जिसमें मैं आपको सेक्शनल भी प्रोवाइड कराऊंगा, कंप्लीट मॉक टेस्ट भी, चाहे वो आपका मैथमेटिक्स का हो और चाहे जर्नल एबिलिटी टेस्ट का हो, चाहे फिर आपके सब सेक्शनल बोल दिया मैंने, हाँ, चाहे फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, ठीक है, वो सारे के सारे आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा पे नहीं करना भाई, कोई भी पैसा पे नहीं करना, ठीक है। अभी ये चीज़ें आपको फ्री मिल रही हैं तो इनका लाभ जो है वो आप उठाएं, ठीक है। और फ्री मॉक टेस्ट लेने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा टेलीग्राम पे। अगर आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं तो वहाँ पे मैं वीकली अभी क्या करूँगा, मॉक टेस्ट डालने स्टार्ट करूँगा वीकली, और उसके बाद आपकी आंसर की भी वहीं आपको मिलेगी। तो टेलीग्राम जो है एग्ज़ाम टॉक्स, उसको जाके ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि आप फ्री मॉक टेस्ट देके अपना स्कोर देख सकें कि कितना स्कोर आपने अचीव किया है इन मॉक टेस्ट में, और अपना जो क्या बोलते हैं हौसला जो है वो बढ़ा सकते हैं अच्छा स्कोर करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।